सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू अमर यादव एकेडमी। मेरा नाम अमर यादव है। मेरा इंजीनियरिंग कंप्लीट होके 5 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस है एज ए फिजिक्स फैकल्टी। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है थर्ड पार्ट ऑफ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स करके। ओके तो अगर आपने पहले 2 पार्ट्स नहीं देखे हैं तो प्लीज देखिए उनको ताकि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। ओके तो ये थर्ड पार्ट है। प्लीज मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं जितना होता है उतना इस वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट्स करना है। आपसे रिस्पांस बहुत ज्यादा आ रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है। अभी वीडियोस करने के लिए बहुत अच्छा लग रहा है। ओके तो आपसे जितना ज्यादा आपसे रिस्पांस आएगा, जितना ज्यादा मेरे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, जितना ज्यादा मेरे व्यूज बढ़ेंगे, तो डेफिनेटली मैं अच्छे से अच्छे वीडियोस आपके लिए लेके आ सकूंगा। ओके तो 2-3 दिन के बाद शायद मैं नीट का वीडियो स्टार्ट करूंगा। जो नीट के लिए बच्चे हैं, नीट रहने दो, महाराष्ट्र सीईटी रहने दो, वरना जेईई का मेंस का रहने दो, वो तीनों के लिए ये वीडियोस हेल्प होने वाले। तो प्लीज 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 आपको जो वीडियोस के नोटिफिकेशन आने के लिए आपको बेल आइकॉन रहता है यूट्यूब में, वो बेल आइकॉन आपको दबाना है ताकि आपको जब मैं वीडियोस डालूं तब आपका वो नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में आ सके। ओके तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। ये है थर्ड पार्ट है, वो थर्ड पार्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके तो थर्ड पार्ट के बारे में क्या क्या है देखेंगे। फर्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं वो है मेजरमेंट्स ऑफ प्रेशर। तो प्रेशर को हम कैसे मेजर करते हैं, कौन से इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं, प्रेशर को हम कौन से इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं, और उस इंस्ट्रूमेंट का प्रिंसिपल क्या है, वो सभी हम डिस्कस करेंगे। ओके तो देखेंगे पॉइंट वाइज। इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड टू मेजर द प्रेशर आर कॉल्ड प्रेशर मीटर्स। तो जब हम प्रेशर को मेजर करने के लिए सम इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं तो उन इंस्ट्रूमेंट को हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट नाम देते हैं उनको प्रेशर मीटर्स करके बोल सकते हैं, वरना प्रेशर गेजेस करके बोल सकते हैं, वरना वैक्यूम गेजेस करके भी बोल सकते हैं। ओके तो ये डिफरेंट नाम्स है। ओके डिफरेंट नाम्स है किसके लिए, इंस्ट्रूमेंट्स फॉर मेजरिंग प्रेशर। तो प्रेशर मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं उनको हम प्रेशर मीटर भी बोल सकते हैं, प्रेशर गेजेस भी बोल सकते हैं, वरना वैक्यूम गेजेस भी बोल सकते हैं। ओके तो डिफरेंट प्रेशर मीटर्स हम मेजर करेंगे, डिफरेंट प्रेशर मीटर्स के कॉन्सेप्ट हम अंडरस्टैंड करेंगे। सो अब हम डिस्कस करेंगे मर्क्यूरी बैरोमीटर के बारे में। ओके तो ये मर्क्यूरी बैरोमीटर होता क्या है, प्लीज अंडरस्टैंड करो। इसके अंदर ये एक कंटेनर रहता है। ओके ये कंटेनर है, ये कंटेनर समझो, ये टोटल कंटेनर है। इसके अंदर क्या भरा रहता है, मर्क्यूरी भरा रहता है। तो मर्क्यूरी नथिंग बट Hg करके ओके इसके अंदर भरा रहता है। और एक इधर ग्लास ट्यूब रहता है, ग्लास ट्यूब रहता है, एक ग्लास ट्यूब रहता है, ये है ग्लास ट्यूब। ओके तो ये है ग्लास ट्यूब। तो इस ग्लास ट्यूब के अंदर भी मर्क्यूरी भरा रहता है, इस ग्लास ट्यूब के अंदर भी मर्क्यूरी भरा रहता है। ओके तो ये ग्लास ट्यूब है, समझो ये ग्लास ट्यूब है, इसके ये वन साइड ओपन रहता है, दूसरे साइड क्या रहता है, क्लोज रहता है। तो इसके साइड क्या भरा रहता है, मर्क्यूरी ऐसे भरा रहता है। तो इस ग्लास ट्यूब को क्या करते हैं, इस कंटेनर में रिवर्स करके, ऐसे रिवर्स करके इसको पुट करते हैं, ऐसे रिवर्स करके ऐसे इसको पुट करते हैं। ओके तो ये रिवर्स ग्लास है, ये ऐसा रिवर्स ग्लास है, इसमें अंदर पुट करते हैं। ये ग्लास है, ये ग्लास ट्यूब है। ओके तो इस मर्क्यूरी का लेवल, जो मर्क्यूरी लेवल फुल रहता है, जो मर्क्यूरी लेवल फुल रहता है, तो वो मर्क्यूरी लेवल इधर से कम होके इतना कम हो जाता है, इतना कम हो जाता है। ओके और वो मर्क्यूरी लेवल इसके अंदर आता है, वो मर्क्यूरी इसके अंदर आता है। तो इस रीजन को हम बोलते हैं, इस रीजन को हम बोलते हैं टोरिसेलिस वैक्यूम करके बोलते हैं, टोरिसेलिस वैक्यूम। ओके टोरिसेलिस वैक्यूम करके। तो ये टोरिसेलिस क्या है, टोरिसेलिस एक साइंटिस्ट था, उन्होंने ये बैरोमीटर फाइंड आउट किया है, इसीलिए उसका नाम दिए उन्होंने वैक्यूम करके। क्यों वैक्यूम, टोरिसेलिस वैक्यूम क्यों बोलते हैं इसको, रीजन क्योंकि इसके अंदर कुछ भी नहीं रहता। ओके वैक्यूम जनरेट होता है। वैक्यूम मतलब द प्रेशर विच इज लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर और नियरली इक्वल टू जीरो प्रेशर, नियरली इक्वल टू जीरो प्रेशर इधर जनरेट होता है।
आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। अगर ये ट्यूब इसके अंदर डीप करने के बाद ये जो मर्क्यूरी रहती है, ये जो इसके अंदर मर्क्यूरी रहती है, वो मर्क्यूरी इसके अंदर जाती है, थोड़ी मर्क्यूरी, ओके, और इधर क्या जनरेट होता है, वैक्यूम प्रेशर जनरेट होता है। आई होप यू अंडरस्टूड, ओके। तो इधर हमने डिफरेंट पॉइंट्स लिए, ये पॉइंट ए है, इधर पॉइंट बी है, ये भी पॉइंट बी है, और ये भी पॉइंट ये पॉइंट सी है, और ये भी पॉइंट सी, ओके। तो अब हम डिस्कस करेंगे इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसका दैट इज द प्रिंसिपल क्या है, वो हम डिस्कस करेंगे, और फॉर्मूला डिस्कस करेंगे ताकि हम मेजर कर सके एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना, ओके। तो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। इसको मैं इरेज करता हूं, आपको रिमेंबर करना है, ये टॉरस सेल इज वैक्यूम करके ये पॉइंट आपको रिमेंबर करना है, ये पॉइंट्स आपको रिमेंबर करना है, और ये डिस्टेंस कितना है, इधर से इधर तक डिस्टेंस वो है h करके, वो आपको रिमेंबर करना है। तो मैं इसको इरेज करता हूं, और नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। देखो, तो इधर हमने डिस्कस किया है, इधर हमने राइट किया है, सभी कॉन्सेप्ट को राइट किया है, तो वन बाय वन मैं डिस्कस करूंगा, ओके। तो इधर हम देखेंगे, सॉरी पहले मैं एडजस्ट करता हूं इधर। तो इस फिगर के बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है, तो वही पॉइंट मैंने लिखा हूं, वो पॉइंट वाइज मैं डिस्कस करूंगा। एट पॉइंट ए द प्रेशर इज 0। देखो मैंने ऑलरेडी बताया है, इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, टॉरस सेल इज वैक्यूम बोलते हैं। वैक्यूम मतलब उसके अंदर प्रेशर लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहता है। वैक्यूम प्रेशर मतलब क्या हमने डिस्कस किया था, ओके, विच इज लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर और नियरली इक्वल टू 0 प्रेशर, ओके। तो इस पॉइंट के ऊपर प्रेशर कितना रहता है, PA इज इक्वल टू 0 प्रेशर रहता है, ओके। तो ये फर्स्ट पॉइंट आपको रिमेंबर करना है। सेकेंड पॉइंट देखो, एट पॉइंट सी द प्रेशर इज एन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आपको मालूम है ये पॉइंट, ये लेवल किसको ओपन है, एटमॉस्फेरिक को ओपन है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसके ऊपर प्रेशर डाल रहा है, ओके। एयर है इधर, ओके, इधर एयर है, तो वही एयर क्या कर रहा है, इसके ऊपर प्रेशर डाल रहा है, ओके, इसके ऊपर प्रेशर डाल रहा है। तो ये प्रेशर कौन सा है इस पॉइंट के ऊपर, दैट इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ओके। तो ये रिमेंबर करना है, पीसी के ऊपर कौन सा प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ओके। तो नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, वो है क्या है, देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखो, थर्ड वन, पीसी इज इक्वल टू पीबी रहेगा। इस पॉइंट के ऊपर और इस पॉइंट के ऊपर हमने क्या कंसीडर किया है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कंसीडर किए, ओके। तो ये पीसी मतलब प्रेशर एट पॉइंट सी एंड प्रेशर एट पॉइंट बी, इन दोनों के ऊपर प्रेशर कितना रहेगा, सेम रहेगा। क्यों सेम रहेगा, क्यों, देखो रीजन क्या है, बोथ पॉइंट आर इन सेम लेवल। पास्कल्स लॉ के बारे में हमने डिस्कस किया था, अगर एक लिक्विड में दोनों पॉइंट सेम डिस्टेंस पे हैं, दोनों पॉइंट सेम डिस्टेंस पे है, सेम लेवल पे है, तब उसका प्रेशर क्या रहता है, सेम रहता है, ओके। उसका प्रेशर क्या रहता है, सेम रहता है। ये पॉइंट आपको रिमेंबर करना है, दैट इज पीसी इज इक्वल टू पीबी होगा। बाद में पीबी इज इक्वल टू, इस पॉइंट के ऊपर प्रेशर कितना रहता है, ये प्रेशर के, ये पॉइंट के वजह से आएगा प्रेशर, ओके। तो ये ऐसे क्लोज्ड है, ओके। तो इस वैक्यूम के वजह से प्रेशर इसके ऊपर जनरेट होगा, ये एक पॉइंट हो गया। बाद में इस लिक्विड के वजह से, इस मर्क्यूरी के वजह से भी इसके ऊपर प्रेशर जनरेट होगा। तो दो प्रेशर जनरेट होंगे, एक तो पीए प्रेशर दैट इज द वैक्यूम प्रेशर है इसके ऊपर, प्लस रो जीएच। देखो इस लिक्विड के वजह से, इस मर्क्यूरी के वजह से इस पॉइंट के ऊपर कितना प्रेशर जनरेट हो रहा है, हमने एक डेरिवेशन किया था, प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम करके, लिक्विड कॉलम करके कितना प्रेशर था, रो जी एच करके, रो जी एच। रो क्या है, इस मर्क्यूरी का डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ द मर्क्यूरी, ओके। बाद में जी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एच मतलब कितना है, इतना हाइट है, कितना हाइट पे वो मर्क्यूरी है उतने हाइट पे उसके ऊपर प्रेशर डालेगा, ओके, इस पॉइंट के ऊपर डालेगा। पीए इज इक्वल टू 0 है, आपको मालूम है पीए कितना है, 0 है, ओके। तो अगर आप सब्स्टिट्यूट करते हो, पीबी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पीसी ऑलरेडी हमने कंसीडर किए हैं, पीसी इज इक्वल टू पीबी, ओके। तो ये दोनों क्या है, सेम लेवल पे है, इसके वजह से प्रेशर क्या रहेगा, सेम रहेगा, प्रेशर क्या रहेगा, सेम रहेगा, ओके। तो देयरफॉर पीबी इज इक्वल टू पीसी इज इक्वल टू रो जीएच हो जाएगा। पीए क्या है, 0 है, तो इधर 0 हो जाएगा,
तो पीबी इज इक्वल टू रो जी एच हो जाएगा, पीबी इज इक्वल टू पीसी इज इक्वल टू रो जी एच हो जाएगा। दैट इज नथिंग बट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ऑलरेडी हमने बताया था पीसी क्या है, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो वही इंडिकेट करता है क्या, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना हो जाएगा, रो जी एच हो जाएगा। ओके, ये रो जी एच प्लीज अंडरस्टैंड करो, ये कितना आता है, ये एक्चुअली आता है फॉर एटमॉस्फेरिक प्रेशर आता है 750 mm ऑफ Hg। इसका मीनिंग क्या है प्लीज अंडरस्टैंड करो, ये आपको सम टाइम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछेंगे। 760 mm ऑफ Hg, इसका मीनिंग क्या है, अगर आप ट्यूब कितना भी ले लो, इतना बड़ा ले लो ट्यूब, वरना इतना छोटा ले लो ट्यूब, ये मर्क्यूरी, इसके अंदर जो मर्क्यूरी रहता है वो कितना ऊपर जाता है, 760 mm ऊपर जाता है। ऑलवेज ये किधर भी आप ट्राई करो, ये अगर आप एक्सपेरिमेंट करते हो, ये अगर आप एक्सपेरिमेंट करते हो तो आपका वो मर्क्यूरी लेवल जो रहता है, एच जो रहता है इधर से इधर तक, वो 760 mm ऊपर जाता है। ओके, तो उसी टर्म्स को हम बोलते हैं 760 mm ऑफ Hg भी बोल सकते हो, वरना इसका आंसर आता है 1.0132 वायु बार। मैंने बताया था इसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना आता है। ओके, बार में अगर आप कन्वर्ट करते हो इसका वैल्यू तो इतना आता है। आपको रिमेंबर करना है 760 mm ऑफ Hg मतलब ये एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है, ये पॉइंट आपको रिमेंबर करना है। ओके, तो ये 760 mm मतलब क्या है, ये हाइट है, ये हाइट है, इधर से इधर तक वो मर्क्यूरी 760 mm Hg उतना हाइट पे जाता है। ओके, और वो रुकता है, इतना हाइट पे रुकता है। ओके, तो ये था बैरोमीटर के बारे में कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे वो है ओपन ट्यूब मैनोमीटर। ये ओपन ट्यूब मैनोमीटर ये सेकेंड कॉन्सेप्ट है। देखो बैरोमीटर ये किसके लिए यूज करते हैं, बैरोमीटर मेजर कौन सा प्रेशर मेजर करता है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करता है। ओके, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करता है। ओके, अब और एक कॉन्सेप्ट आएगा, और एक मैनोमीटर वरना और एक इंस्ट्रूमेंट आएगा, वो प्रेशर मेजर करता है एक ट्यूब के अंदर। समझो एक ट्यूब के अंदर वाटर जा रहा है, समझो वाटर पाइप है और वाटर जा रहा है इधर से, तो इसके अंदर प्रेशर कितना है, उस वाटर के वजह से प्रेशर कितना है वो मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं ओपन ट्यूब मैनोमीटर। आई होप यू अंडरस्टूड। ओके, तो इस इधर से वाटर जा रहा है, वरना ऑयल जा रहा है, समझो ऑयल टैंक है, ऑयल पाइप है और उसका प्रेशर कितना है वो मेजर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, ओपन ट्यूब मैनोमीटर यूज करते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड ओपन ट्यूब मैनोमीटर। अब इसके बारे में डिस्कस करेंगे वन बाय वन कॉन्सेप्ट। इसको मैं इरेज करता हूं। देखो, ए मैनोमीटर कंसिस्ट ऑफ ए यू शेप ट्यूब। ए यू शेप ट्यूब मतलब ये एक ऐसे यू शेप ट्यूब रहती है, ऐसे यू शेप ट्यूब रहती है। ओके, पार्शियली फिल्ड विथ ए लो डेंसिटी लिक्विड। इसके अंदर लो डेंसिटी लिक्विड रहती है, फॉर एग्जांपल वाटर, केरोसिन, ये लो डेंसिटी लिक्विड बोलते हैं उनको। ओके, सच एज वाटर और केरोसिन इसके अंदर भरे रहते हैं ऐसे पार्शियली मतलब फुल्ली भरा नहीं रहता है, ये पार्शियली थोड़ा भरा रहता है, इतना आधा भरा रहता है। ओके, तो ये पॉइंट आपको रिमेंबर करना है। तो ओपन ट्यूब मैनोमीटर मतलब ए मैनोमीटर कंसिस्ट ऑफ यू शेप ट्यूब रहती है, एक यू शेप ट्यूब रहती है, पार्शियली फिल्ड विथ लो डेंसिटी लिक्विड इसमें भरा रहता है, दैट इज नथिंग बट वाटर और केरोसिन इसके अंदर भरा रहता है। ओके, तो ये पॉइंट आपको रिमेंबर करना है, इसको इरेज करता हूं मैं। नेक्स्ट पॉइंट देखो, वन आर्म ऑफ द मैनोमीटर। देखो इधर ये है यूट्यूब मैनोमीटर, इधर से ये समझो ये यूट्यूब मैनोमीटर है, इधर से इधर तक। ओके, ये यूट्यूब मैनोमीटर है। ओके, तो उन्होंने बोला है वन आर्म ऑफ द मैनोमीटर इज ओपन टू द एटमॉस्फेयर। देखो ये आर्म क्या है, ओपन टू द एटमॉस्फेयर है, तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसके ऊपर लग रहा है, ये ओपन टू द एटमॉस्फेयर है। एंड द अदर इज कनेक्टेड टू द कंटेनर डी। ये कंटेनर डी है। ओके, डी ऑफ विच द प्रेशर P इज टू बी मेजर, मतलब इसके अंदर का प्रेशर आपको मेजर करना है, कितना प्रेशर है। ओके, तो वो हम क्या करेंगे, इस यूट्यूब मैनोमीटर को इधर हम कनेक्ट करेंगे। प्लीज अंडरस्टैंड करो ये प्रोसीजर क्या है। समझो ये टैंक है,
इसके अंदर का प्रेशर आपको इस पॉइंट के ऊपर प्रेशर कितना है ये आपको मेजर करना है। तो आप क्या करोगे, इधर यूट्यूब मैनोमीटर कनेक्ट करोगे ऐसे, ओके, विद द हेल्प ऑफ दिस वन ज्वाइंट, विद द हेल्प ऑफ ज्वाइंट इसको आप कनेक्ट करोगे और ये यूट्यूब मैनोमीटर इधर कनेक्ट हो जाएगा। ओके, तो ये यूट्यूब मैनोमीटर से आप मेजर कर सकते हो इनसाइड द फ्लूइड कितना प्रेशर होगा। ओके, और एक एग्जांपल देखो, अगर समझो इधर एक पाइप है, ये ऐसे पाइप है और इसके अंदर से वाटर जा रहा है, इसके अंदर से वाटर जा रहा है, ये वाटर जा रहा है, ओके, वाटर जा रहा है और आपको इसका प्रेशर मेजर करना है। तो आप क्या करोगे, इसके इधर ज्वाइंट करोगे, आप यूट्यूब मैनोमीटर ऐसे ज्वाइंट करोगे, ये यूट्यूब मैनोमीटर है, ये ऐसे ज्वाइंट करोगे इधर, ओके, विद द हेल्प ऑफ दिस वन। तो आप इधर से मेजर कर सकते हो इसका प्रेशर कितना है। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड यूट्यूब मैनोमीटर कैसे ज्वाइंट करते हैं और उसका मेन रीजन क्या है। मेन रीजन है और मेन पर्पज है टू मेजर द फ्लूइड प्रेशर। तो फ्लूइड प्रेशर मतलब एयर का प्रेशर भी मेजर कर सकते हो आप, इसके टैंक के अंदर अगर एयर है समझो, ओके, एयर सिलेंडर है समझो, उसका प्रेशर कितना है वो भी आप मेजर कर सकते हो। फ्लूइड्स का प्रेशर आप मेजर करने के लिए ये ओपन ट्यूब मैनोमीटर यूज करते हैं। बैरोमीटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करने के लिए यूज करते हैं। ओके, तो इसको मैं इरेज करता हूं, तो वन बाय वन कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे। अब हम डिस्कस करेंगे इसका कॉन्सेप्ट और प्रिंसिपल कैसे है, कैसे ये वर्क करता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो देखेंगे इधर पॉइंट ए है, इधर पॉइंट बी है, इधर पॉइंट सी है और इधर पॉइंट डी है। ओके, डी पॉइंट है। तो इधर क्या क्या होगा देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट आपको मालूम होना चाहिए, द प्रेशर एट पॉइंट ए इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। पॉइंट ए के ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, क्यों, क्योंकि ये ओपन है, इधर ओपन है, तो ये एयर डाल रहा है इसके ऊपर प्रेशर, दैट इज द पीए के ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। ये पॉइंट आपको रिमेंबर करना है, फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट, एट पॉइंट्स बी एंड सी द प्रेशर आर सेम बिकॉज बोथ आर इन सेम लेवल। देखो बी लेवल एंड सी लेवल दोनों का लेवल क्या है, सेम है, इसके वजह से इसके ऊपर प्रेशर क्या रहेगा, सेम रहेगा। ओके, तो ये हो गया सेकेंड पॉइंट, आपको रिमेंबर करना है। थर्ड पॉइंट देखेंगे, थर्ड पॉइंट देखो, थर्ड वन, PB इज इक्वल टू PA प्लस रो GH। आपको अगर इस पॉइंट के ऊपर प्रेशर फाइंड आउट करना है, इस पॉइंट के ऊपर अगर प्रेशर फाइंड आउट करना है तो कैसे फाइंड आउट करोगे, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक लग रहा है, दैट इज द PA प्रेशर लग रहा है, प्लस इस लिक्विड के वजह से भी प्रेशर इसके ऊपर लग रहा है, तो ये लिक्विड का प्रेशर भी आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, इस लिक्विड का प्रेशर और ये PA प्रेशर, तो दोनों मिला के आपको मिल जाएगा PB प्रेशर। तो PB देखो, PB इज इक्वल टू PA प्लस रो GH। रो GH क्या है, इसके वजह से अगर देखो ये लिक्विड हमने बताया था, मैनोमीटर के अंदर एक लिक्विड भरा रहता है, दैट में भी वाटर और केरोसिन, कौन सा भी लिक्विड हो सकता है। ओके, अगर इसके अंदर एयर जा रहा है समझो, ये पाइप ऐसी है, प्लीज अंडरस्टैंड करो, ये पाइप है समझो, ये पाइप है, इसके अंदर से लिक्विड जा रहे हैं, इसके अंदर से लिक्विड जा रहा है, तो आगे से आप देखने के बाद क्या दिखेगा आपको, एक राउंड दिखेगा ना, वही है राउंड इधर। ओके, ये राउंड इधर है, ये टैंक समझो, वरना ये पाइप समझो, पाइप के अंदर से ऐसे फ्लूइड जा रहा है, बाहर ऐसे फ्लूइड आ रहा है। ओके, तो वो फ्लूइड का प्रेशर आपको मेजर करना है। अगर ये फ्लूइड एयर है समझो, एयर है, एयर जा रहा है तो इधर वाटर आप यूज कर सकते हो। अगर इधर से वाटर जा रहा है तो इधर आप वाटर यूज नहीं कर सकते हो, तब आप केरोसिन यूज कर सकते हो। ओके, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट। ओके, तो ये हो जाएगा PB इज इक्वल टू PA प्लस रो GH। तो PA कितना है, P0 है, क्यों, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0 कंसीडर किए, तो P0 इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रो GH। रो GH वैसे ही रखो, दैट इज इक्वल टू PC हो जाएगा, बिकॉज PB इज इक्वल टू PC है, तो PC का वैल्यू कितना आएगा, P0 प्लस रो GH आएगा। बट अकॉर्डिंग टू द पास्कल्स लॉ, पास्कल्स लॉ आपको मालूम है, इधर कितना प्रेशर रहता है, इधर प्रेशर उतना ही रहेगा और इधर भी प्रेशर इतना ही रहेगा, बिकॉज इधर से कितना लिक्विड जा रहा है उतना ही इधर से प्रेशर उतना डालेगा वो। ओके, तो PC इज इक्वल टू PD हो जाएगा, PC इज इक्वल टू PD मतलब C के ऊपर कितना प्रेशर है उतना ही D के ऊपर भी प्रेशर रहेगा। ओके, तो PC इज इक्वल टू PD, PC ऑलरेडी आपने फाइंड आउट की हो P0 प्लस रो GH करके, तो PD कितना होगा, देखो PD हो जाएगा द प्रेशर विच वी शुड मेजर। आपको मेजर करना है इसके अंदर का प्रेशर, दैट इज द PD प्रेशर आपको मेजर करना है, तो ये PD प्रेशर हो जाएगा, दैट इज नथिंग बट प्रेशर वी वांट टू मेजर, वी कंसिडर एज द P प्रेशर। आपको मेजर करना है इस पॉइंट के ऊपर प्रेशर P मेजर करना है, दैट इज नथिंग बट P0 प्लस
रो जी एच हो जाएगा। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग कैसे आप मेजर कर सकते हो। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रो जी एच, ये कितना रो जी एच मतलब ये एच कितने हाइट पे गया है, ये हाइट एच कितने हाइट पे गया है, तो वो उनको आप रो कौन सा है, रो दिस लिक्विड है, इसके अंदर कौन सा लिक्विड है उसका डेंसिटी, ओके। और जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और पी नॉट क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। प्लीज अंडरस्टैंड करो, अगर इधर से प्रेशर ज्यादा है तो डेफिनेटली इधर प्रेशर ज्यादा लगेगा, तो ऑटोमेटिकली ये लिक्विड क्या करेगा, ऊपर जाएगा ज्यादा, तो एच बढ़ेगा। एच अगर बढ़ता है तो ये प्रेशर भी बढ़ेगा। ओके, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, रिलेटेड हो रहा है। अगर इसमें प्रेशर कम है तो इधर प्रेशर कम लगेगा और ये ऑटोमेटिकली एच क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एच कम हो जाएगा मतलब ये टर्म कम हो जाएगा। ओके, तो ऑटोमेटिकली ये आपका प्रेशर कम हो जाएगा। ओके, तो आप मेजर कर सकते हो एक टैंक का प्रेशर कितना है वरना ट्यूब का प्रेशर कितना है, दैट इज पी नॉट प्लस रो जी एच। ये कितने हाइट पे जाता है उसके ऊपर डिपेंड रहेगा इसके अंदर प्रेशर कितना है। बिकॉज पी नॉट तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, रो डेंसिटी सेम रहेगी, जी सेम रहेगा, ओनली एच चेंज हो जाएगा, एच चेंज हो जाएगा। एच अगर ज्यादा बढ़ता है तो प्रेशर इसके अंदर ज्यादा हो जाएगा, अगर कम होता है प्रेशर, एच कम होता है तो ऑटोमेटिकली इसके अंदर प्रेशर कम रहेगा। आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। ओके, तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे वो है, सो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, दैट इज नथिंग बट सरफेस टेंशन। ओके, सो प्लीज अंडरस्टैंड करो, पहले हमने डिस्कस किया प्रेशर के बारे में, डिस्कस किया प्रेशर के बारे में, डिस्कस किया, बाद में हमने डिस्कस किया प्रेशर के बारे में और फ्लूइड के बारे में, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। ओके, इस चैप्टर में फ्लूइड्स के बारे में हमने डिस्कस किया, फ्लूइड्स के प्रॉपर्टीज क्या रहते हैं, फ्लूइड्स के डिफरेंट लॉज रहते हैं, उसके बारे में हमने डिस्कस किया। देन प्रेशर के बारे में हमने डिस्कस किया। अब हम डिस्कस करेंगे और एक क्वांटिटी और एक प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड, दैट इज नोन एज द सरफेस टेंशन करके। ओके, सरफेस टेंशन करके। तो ये सरफेस टेंशन क्या होता है, पहले हमें पहले डेफिनेशन नहीं देखना है, डेफिनेशन हम बाद में देखेंगे, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट पहले देखेंगे हम। आप अगर देखे होंगे कि ये वाटर है समझो, ये वाटर है समझो, इसके अंदर इसका ऊपर का लेयर जो खिंचाव जनरेट करता है, खिंचाव मतलब इसके ऐसे टेंशन में रहता है, ऊपर का लेयर वो टेंशन में रहता है, मतलब ऐसे फोर्सेस लगते हैं उसके ऊपर। ओके, उसके ऊपर ऐसे फोर्सेस लगते हैं और वो थोड़ा खिंचाव में रहता है। ओके, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, सरफेस टेंशन बोलते हैं। तो वो क्यों रहता है, किसके वजह से रहता है, वो बाद में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी आपको रिमेंबर करना है ऊपर का जो लेयर रहता है, फ्लूइड का कौन सा भी लेयर रहने दो, ओके, वाटर का रहने दो, ऑयल का रहने दो, इसका मर्क्यूरी का रहने दो, उसका लेयर, ऊपर का लेयर क्या रहता है, ऐसे खिंचाव में रहता है, खिंचाव में रहता है। ओके, खिंचाव मतलब ऐसे तनाव में रहता है। ओके, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, सरफेस टेंशन बोलते हैं। ओके, तो ये आपको रिमेंबर करना है ओनली, बाद में हम उसके डेफिनेशन, उसका रीजन क्या है वो हम डिस्कस करेंगे बाद में। ओके, तो इसके वजह से देखो, इस खिंचाव के वजह से, वरना इस सरफेस टेंशन के वजह से, टेंशन नाम ही इंडिकेट करता है टेंशन, टेंशन मतलब ऐसे खींचना। ओके, टेंशन मतलब ऐसे खींचना। ओके, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, सरफेस। सरफेस मतलब सरफेस के ऊपर का खिंचाव। ओके, सरफेस के ऊपर का तनाव, ऐसे ऐसे खींचना। ओके, तो इसके वजह से, इस सरफेस टेंशन के वजह से आप देखे होंगे स्पाइडर वॉक्स ऑन द सरफेस ऑफ द स्टेडी वाटर। एक वाटर है, इसके ऊपर स्पाइडर क्या करता है, ऐसे स्पाइडर है समझो, ये स्पाइडर है समझो, ये स्पाइडर क्या करता है, मूव करता है, उसके ऊपर मूव करता है, आप देखे होंगे। ओके, तो ये रीजन क्यों वो मूव करता है वाटर के ऊपर, वो कैसे चलता है उसके ऊपर, बिकॉज ऑफ द सरफेस टेंशन के वजह से। ओके, दैट इज द वन थिंग। सेकेंड थिंग देखेंगे, सेकेंड थिंग देखो, ग्रीस्ड नीडल फ्लोट्स ऑन द स्टेडी सरफेस ऑफ वाटर। ओके, समझो एक नीडल है, ये वाटर है समझो, ये वाटर है, नीडल वरना ब्लेड, समटाइम आप देखे होंगे ये ब्लेड वरना नीडल इसके ऊपर फ्लोट करता है, इसके ऊपर वाटर के ऊपर नीडल, स्मॉल नीडल रहता है। ओके, तो वो वाटर के ऊपर क्या करता है, फ्लोट करता है। ये किसके वजह से, बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन के वजह से। वरना लीफ समझो, लीफ भी फ्लोट करता है,
वाटर के ऊपर लीफ क्या करता है, फ्लोट करता है, सम लीव्स रहते हैं उसके ऊपर फ्लोट करते रहते, दैट इज बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन के वजह से। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। सिंपल एग्जांपल अंडरस्टैंड करो, प्रैक्टिकल एग्जांपल अंडरस्टैंड करो, ताकि आपको बाद में सरफेस टेंशन का कॉन्सेप्ट मालूम हो सके। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखो, रेन ड्रॉप्स और सोप बबल्स ऑलवेज टेक स्पेरिकल शेप। हाँ, आपके माइंड में आता होगा ये रेन ड्रॉप ऑलवेज ऐसे स्पेरिकल क्यों रहते हैं, ऐसे ऐसे दिखाते हैं हम। ओके, तो देखो ऐसे दिखाते हैं हम, ये है, ये रेन ड्रॉप है, ऐसे दिखाते हैं ना हम रेन ड्रॉप को। रेन ड्रॉप को हम स्पेरिकल दिखाते हैं, ज्यादा से ज्यादा स्पेरिकल रहता है। आप देखो रेन ड्रॉप, वरना सोप बबल्स भी क्या रहते हैं, स्पेरिकल रहते हैं। तो इसका रीजन क्या है, इसका रीजन है बिकॉज ऑफ द सरफेस टेंशन की वजह से। आपको पूछेंगे why the raindrops वरना soap bubbles are take spherical shape because of which parameter। तो पैरामीटर होगा सरफेस टेंशन के वजह से। तो सरफेस टेंशन के वजह से वो रेन ड्रॉप्स रहने दो, सोप बबल्स रहने दो, ऑल आर इन स्पेरिकल शेप। ओके, तो ये क्यों होता है, उसका रीजन क्या है वो बाद में हम डिस्कस करेंगे, इसका डेफिनेशन भी हम बाद में अंडरस्टैंड करेंगे, लेकिन उससे पहले हम प्रॉपर्टीज अंडरस्टैंड कर रहे हैं। ओके, तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे, देखो अभी वो है मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन। तो इस सरफेस टेंशन के पीछे एक थ्योरी है, उसी को हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर थ्योरी। मतलब हम अब डिस्कस करेंगे इस लिक्विड के इनसाइड मॉलिक्यूल में क्या क्या होता है। ओके, लिक्विड के अंदर जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं उसके अंदर कौन से पैरामीटर चेंज होते हैं और उसका फोर्स कैसे एक्ट होता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तब हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं ये सरफेस टेंशन क्यों जनरेट होता है। ओके, पहले हम अंडरस्टैंड करें मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन के बारे में। ओके, तो इसको मैं इरेज करता हूं और वन बाय वन टर्म्स हम अंडरस्टैंड करेंगे। सम टर्म्स है इसमें, तो वो टर्म्स हम अंडरस्टैंड करेंगे। फर्स्ट टर्म है, देखो फर्स्ट टर्म है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। ये नाम ही इंडिकेट करता है इंटर मतलब इनसाइड, मॉलिक्यूलर मतलब मॉलिक्यूल्स का फोर्स। इनसाइड मॉलिक्यूलर फोर्स मतलब एक वाटर है, समझो एक लिक्विड है, इसके अंदर मॉलिक्यूल्स रहते हैं, आपको मालूम है इसके अंदर क्या रहते हैं, मॉलिक्यूल्स रहते हैं। तो इन मॉलिक्यूल के बीच का एक फोर्स रहता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बोलते हैं। देखो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ऑलवेज ये क्या रहता है, कौन सा फोर्स रहता है, अट्रैक्टिंग फोर्स रहता है, अट्रैक्टिंग फोर्स रहता है। जो दो मॉलिक्यूल्स है, समझो दो मॉलिक्यूल्स है, इन दोनों के बीच में ऑलवेज क्या रहेगा, अट्रैक्टिंग फोर्स रहेगा। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड। ये था फर्स्ट पॉइंट आपको रिमेंबर करना है, वो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, दो टाइप्स आएंगे आपको। देखो टू टाइप्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, वन इज द कोहेजिव फोर्स एंड सेकेंड वन इज द एडेजिव फोर्स। वन इज द कोहेजिव फोर्स एंड सेकेंड वन इज द एडेजिव फोर्स। ये कोहेजिव फोर्स होता क्या है, मैं इसको पहले इरेज करता हूं। कोहेजिव फोर्स होता क्या है, देखो कोहेजिव फोर्स क्या होता है, देखो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम सब्सटेंस। प्लीज अंडरस्टैंड करो, अगर ये वाटर है, ये वाटर के अंदर क्या रहेंगे, मॉलिक्यूल्स रहेंगे, ये मॉलिक्यूल्स इधर मॉलिक्यूल रहेंगे। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द सेम सब्सटेंस के बीच के मॉलिक्यूल्स, ये सेम सब्सटेंस है, वाटर मतलब सेम सब्सटेंस हो गया, इन दो वाटर के बीच के मॉलिक्यूल्स रहेंगे, उनके बीच का जो अट्रैक्टिंग फोर्स रहेगा तो उसी को बोलेंगे हम कोहेजिव फोर्स बोलेंगे। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम सब्सटेंस के जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं उनके बीच में जो फोर्स रहेगा, अट्रैक्टिंग फोर्स रहेगा, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, कोहेजिव फोर्स बोलेंगे। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड। कोहेजिव फोर्स मतलब वाटर, समझो वाटर रहने दो, ये ऑयल है, समझो ये ऑयल है, डिफरेंट ऑयल है, तो इनके बीच ये मॉलिक्यूल्स रहेंगे, तो मॉलिक्यूल्स, इन दोनों के मॉलिक्यूल्स के बीच का जो फोर्स रहता है उसी को हम क्या बोल देंगे, कोहेजिव फोर्स बोलेंगे। और एक समझो ये ऊपर क्या है, ऊपर ऑयल है समझो और नीचे वाटर है, तो ये वाटर का मॉलिक्यूल है और ये ऑयल का मॉलिक्यूल है, इन दोनों के बीच का नहीं, इसको हम कोहेजिव फोर्स नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि ये सब्सटेंस अलग है, ये सब्सटेंस अलग है। ओके, ये वाटर है और ये ऑयल है, तो दोनों सब्सटेंस अलग अलग है, इसके वजह से इसके दोनों के बीच का फोर्स को हम कोहेजिव फोर्स नहीं बोल सकते।
ओके, उसको हम बोलते हैं एडेजिव फोर्स। ओके, डिफरेंट सब्सटेंसेस है और डिफरेंट मॉलिक्यूल्स है, उन दोनों के बीच में अगर फोर्स जनरेट होता है, अट्रैक्टिंग फोर्स हो रहता है, तो उसको हम बोलेंगे एडेजिव फोर्स बोलेंगे। ओके, तो उसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में। ओके, तो कोहेसिव फोर्स मतलब सेम सब्सटेंस। ओके, वाटर मॉलिक्यूल्स आप कह सकते हो, द फोर्स बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स, द फोर्स बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स, उसको हम बोल सकते हैं क्या, एडेजिव फोर्स, सॉरी कोहेसिव फोर्स बोल सकते हो। ओके, सेम सब्सटेंस रहना चाहिए। तो ये हो जाएगा फर्स्ट पॉइंट, दैट इज द कोहेसिव फोर्स हो जाएगा। तो इसको मैं इरेज करता हूं। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे वो है एडेजिव फोर्स। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे। देखो, और कोहेसिव फोर्स के बारे में एक पॉइंट आपको रिमेंबर करना है, कोहेसिव फोर्स इज द स्ट्रॉन्गेस्ट इन सॉलिड्स। ओके, आपको मालूम है, समझो एक ब्लॉक है, एक ब्लॉक है, सॉलिड ब्लॉक है। ओके, सॉलिड ब्लॉक है, ये सॉलिड ब्लॉक है, इसके अंदर भी मॉलिक्यूल्स रहेंगे, इसके अंदर भी क्या रहेंगे, मॉलिक्यूल्स रहेंगे। तो इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या रहेगा, एक अट्रैक्टिंग फोर्स रहेगा। ओके, तो उसी को भी हम क्या बोल सकते हैं, कोहेसिव फोर्स बोल सकते हैं। तो कोहेसिव फोर्स किसमें स्ट्रांग रहता है, स्ट्रॉन्गेस्ट इन सॉलिड्स एंड वीकेस्ट इन गैसेस। तो आपको पूछ सकते हैं कोहेसिव फोर्स किसमें ज्यादा स्ट्रांग रहता है, तो ये स्ट्रांग रहता है सॉलिड में, स्ट्रांग रहता है, और लिक्विड में, सॉरी गैसेस में क्या रहता है, वीक रहता है। गैस में क्या रहता है, वीक रहता है। क्यों, क्योंकि देखो गैस के मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा दूरी पे रहते हैं, गैस, ये गैस है समझो, और इन दोनों के बीच में क्या रहता है, अट्रैक्टिंग फोर्स रहता है, दैट इज द कोहेसिव फोर्स रहता है। लेकिन इस कोहेसिव फोर्स वीक रहता है। क्यों, क्योंकि ये बहुत ज्यादा दूरी पे रहते हैं। ओके, दिस इज द रीजन व्हाई सॉलिड्स हैव ए डेफिनाइट शेप। ओके, तो सॉलिड के बीच में, सॉलिड के अट्रैक्टिव फोर्स और मॉलिक्यूल्स बहुत क्लोज रहते हैं, बहुत क्लोज रहते हैं, और कोहेसिव फोर्स बहुत स्ट्रांग रहता है। इसके वजह से सॉलिड क्या रहते हैं, डेफिनेट शेप में रहते हैं, और गैस डू नॉट हैव डेफिनेट शेप। ओके, तो ये पॉइंट आपको रिमेंबर करना है। ओके, तो सॉलिड्स क्यों डेफिनेट शेप में रहते हैं, क्योंकि उसके अंदर कोहेसिव फोर्स, कोहेसिव मतलब सेम सब्सटेंस, मॉलिक्यूल्स के बीच का जो फोर्स रहता है उसी को हम बोलते हैं कोहेसिव फोर्स। और गैसेस में वो कोहेसिव फोर्स कम रहता है, उसके वजह से उनको डेफिनेट शेप नहीं रहता। ओके, तो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। ये हो जाएगा पॉइंट। तो इसको मैं इरेज करता हूं। नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, दैट इज द एडेजिव फोर्स। तो एडेजिव फोर्स क्या होता है, देखो, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस, डिफरेंट सब्सटेंसेस, प्लीज अंडरस्टैंड करो, डिफरेंट सब्सटेंसेस। अभी ये समझो ग्लास है, ये ग्लास है, और इधर इसके अंदर वाटर है, इसके अंदर वाटर। तो ये वाटर के मॉलिक्यूल और इस ग्लास के अंदर भी मॉलिक्यूल्स रहेंगे, और वाटर के अंदर भी मॉलिक्यूल्स रहेंगे। लेकिन इन दोनों के बीच में भी क्या रहेगा, एक अट्रैक्टिंग फोर्स रहेगा, एक अट्रैक्टिंग फोर्स रहेगा। ओके, तो उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, एडेजिव फोर्स बोलते हैं। डिफरेंट सब्सटेंस के बीच का जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं उनके बीच का जो अट्रैक्टिंग फोर्स रहता है उसी को हम क्या बोलेंगे, एडेजिव फोर्स बोलेंगे। आई होप यू अंडरस्टूड एडेजिव फोर्स। सिंपल एग्जांपल ले सकते हो आप, मॉलिक्यूल ऑफ ग्लास एंड वाटर, ग्लास एंड वाटर एंड ग्लास के मॉलिक्यूल के बीच का जो फोर्स रहता है उसी को हम बोलेंगे एडेजिव फोर्स बोलेंगे। आई होप यू अंडरस्टूड एडेजिव फोर्स मतलब क्या। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे। सो ए हो जाएगा इंटरमॉलिकुलर, ये होगा कौन सा, इंटरमॉलिकुलर फोर्स हो गया। ओके, इंटरमॉलिकुलर फोर्स हो गया, अभी ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। ओके, कौन सा है, दैट इज द मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन में हमने डिस्कस किया फर्स्ट इंटरमॉलिकुलर फोर्स। उसमें दो फोर्सेस आते हैं, एक दो कोहेसिव फोर्स एंड सेकेंड वन इज द एडेजिव फोर्स। सेकेंड आएगा दैट इज द बी आएगा, बी अभी आएगा मेन पॉइंट, दैट इज द रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स, रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स। इसको मैं इरेज करता हूं। रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स मतलब अंडरस्टैंड करो, अभी आपको अंडरस्टैंड किया हमने क्या, दो मॉलिक्यूल के बीच में एक अट्रैक्टिंग फोर्स रहता है, लेकिन वो कितना रेंज रहता है। रेंज मतलब समझो ये मॉलिक्यूल है, इसका रेंज किधर तक, समझो ये मॉलिक्यूल है, ये किधर तक वो क्या कर सकता है, अट्रैक्ट कर सकता है, दूसरे मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट कर सकता है। तो उस रेंज को हम बोलते हैं रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स करके। ओके, तो देखो
द मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द molecular up to which the molecular force is effective that distance को, मैक्सिमम डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स बोलते हैं। मतलब अंडरस्टैंड करो, अभी एक मॉलिक्यूल है, समझो ए मॉलिक्यूल है, इसका रेंज इधर तक है, मतलब इधर तक अगर दूसरा मॉलिक्यूल आता है, इसके अंदर आता है, इस डिस्टेंस के अंदर आता है, तो ये अट्रैक्ट करेगा, बिकॉज इट इज अट्रैक्टिव फोर्स, ये अट्रैक्ट करेगा। अगर मॉलिक्यूल इधर है समझो, तो ये अट्रैक्ट नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि इसका रेंज इधर तक उतना ही है, इसका रेंज इधर तक उतना ही है, तो उसी रेंज को हम क्या बोलते हैं, रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स बोलते हैं। ओके, इट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस, मैक्सिमम मतलब इधर तक ये मॉलिक्यूल क्या कर सकता है, अट्रैक्ट कर सकता है, फ्रॉम ए मॉलिक्यूल अप टू विच द मॉलिक्यूलर फोर्स इज इफेक्टिव। मॉलिक्यूलर फोर्स मतलब इसका मॉलिक्यूलर फोर्स है इधर तक उतना ही इफेक्टिव है, इस पॉइंट तक उतना ही इफेक्टिव है, उसके आगे अगर दूसरा मॉलिक्यूल है तो उसके ऊपर वो क्या नहीं करेगा, मॉलिक्यूलर फोर्स अट्रैक्ट नहीं कर सकता है। ओके, तो इसी रेंज को हम बोलते हैं रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स बोलते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड। और इसका वैल्यू रहता है, मैं वो वैल्यू भी बताऊंगा आपको। इसका रेंज रहता है वो है 10⁻⁻⁹ मीटर। आपको पूछ सकते हैं द रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स, इट इज इन सॉलिड्स और लिक्विड्स में, सॉलिड्स एंड लिक्विड्स में अप्रोक्सीमेटली रहता है ओके 10⁻⁹ मीटर, मतलब इट्स वेरी वेरी स्मॉल। ओके, 10⁻⁹ मतलब 1 डिवाइडेड बाय 10⁻⁹। ओके, 10 जीरो के बाद 9 जीरो आपको लगाना है, उतना मीटर क्या रहता है, वो डिस्टेंस रहता है। ओके, इट्स वेरी वेरी स्मॉल, इसीलिए इस रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स को हम बोलते हैं इट इज अ शॉर्ट रेंज फोर्सेस। जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस रहते हैं, उनको हम और एक नाम भी दे सकते हैं, दैट इज द शॉर्ट रेंज फोर्सेस करके, शॉर्ट रेंज फोर्सेस, बिकॉज इनका रेंज बहुत शॉर्ट रहता है। शॉर्ट मतलब 10⁻⁹ मीटर में रहता है। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड। ये था रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे, इसको इरेज करता हूं मैं। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट रहेगा स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस करके। स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस मतलब अंडरस्टैंड करना है आपको। समझो इधर एक मॉलिक्यूल है, तो ये मॉलिक्यूल क्या करेगा, सभी और रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स जनरेट करेगा। रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स मतलब इसका रेंज इस साइड इतना है, इस साइड इतना है, इस साइड इतना है, इस साइड, मतलब चारों साइड उनका रेंज तो सेम ही रहेगा, इस साइड भी सेम रहेगा, इस साइड भी सेम रहेगा, ऊपर भी सेम रहेगा और नीचे भी सेम रहेगा, सभी और क्या रहेगा, सेम रहेगा। ओके, तो आप अगर एक इमेजिनरी सर्कल ड्रॉ करते हो, इमेजिनरी स्पीयर इट इज नॉट ए सर्कल, चारों तरफ सेम रहेगा। समझो ये मॉलिक्यूल है, इसके साइड इधर भी रहेगा, इधर भी रहेंगे, इधर भी रहेंगे, इधर भी रहेंगे, तो आप एक स्पीयर बना सकते हो, इसके स्पीयर बना सकते हो, इसको साइड में एक स्पीयर बना सकते हो। उस स्पीयर के अंदर ही अगर कौन सा तो मॉलिक्यूल आता है तो वो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, वरना इसके बाहर है मॉलिक्यूल तो वो अट्रैक्ट नहीं कर सकता। तो उसी स्पीयर को हम बोलते हैं स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बोलते हैं, स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड। ओके, तो देखो ये एक इमेजिनरी स्पीयर है, एन इमेजिनरी स्पीयर विथ ए मॉलिक्यूल एट इट सेंटर। ये सेंटर का मॉलिक्यूल है, ओके, सेंटर का मॉलिक्यूल है, एंड रेडियस इक्वल टू द मॉलिक्यूलर रेंज, रेडियस इज इक्वल टू द मॉलिक्यूलर रेंज। देखो इसका रेंज किधर तक है, इस रेंज तक है, इसका रेंज कितना है, इधर तक है। ओके, तो इस स्पीयर का रेडियस क्या हो जाएगा, इक्वल टू रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स हो जाएगा, एंड दैट स्पीयर इज कॉल्ड द स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ द मॉलिक्यूल। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। प्लीज अंडरस्टैंड करो, ये एक मॉलिक्यूल है, समझो ये मॉलिक्यूल क्या करेगा, सभी और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट करेगा। इसका रेंज समझो इधर तक है, चारों तरफ से इसका रेंज इधर तक है, तो आप क्या करोगे, एक स्पीयर जनरेट करोगे, ऐसे स्पीयर जनरेट करोगे। ओके, और ये सेंटर में रहेगा, उसका स्पीयर के सेंटर पे ये मॉलिक्यूल रहेगा। ओके, उस इमेजिनरी स्पीयर को हम बोलते हैं क्या, स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बोलते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड, स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बोलते हैं। तो स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस का टर्म आपको रिमेंबर करना है, द इंटरमोलिकुलर फोर्स इज इफेक्टिव ओनली विद इन द स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। ओके, द इंटरमोलिकुलर फोर्स, जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ये जनरेट करता है, इसके अंदर ही रहेगा वो। ओके, तो ये मॉलिक्यूल अगर इधर है, बी मॉलिक्यूल इधर आ गए, ये ए मॉलिक्यूल है, समझो ये बी मॉलिक्यूल, तो ये ए मॉलिक्यूल इसके ऊपर फोर्स नहीं डालेगा। क्यों, क्योंकि ये
स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस से बाहर है, स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस से बाहर है। अगर ये बी मॉलिक्यूल इधर आता है समझो, तो ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा इसको, और ये भी क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। आई होप यू अंडरस्टूड। ओके, तो ये था स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। आपको क्वेश्चंस डेफिनेशंस पूछ सकते हैं, ये डेफिनेशंस आपको रिमेंबर करने। नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे वो है, सो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करने वाले हैं वो है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करने वाले हैं वो है सरफेस फिल्म करके। सरफेस फिल्म करके, ये सरफेस फिल्म होता क्या है, प्लीज अंडरस्टैंड करो। फिल्म मतलब लेयर, फिल्म मतलब लेयर, वो नहीं, मूवी नहीं, फिल्म मतलब लेयर। ओके, ये आपको रिमेंबर करना है, फिल्म मतलब लेयर। तो ये लेयर क्या होता है, देखो सरफेस लेयर। सरफेस लेयर मतलब समझो इधर एक मॉलिक्यूल है, इधर एक मॉलिक्यूल है, तो इसका रेंज रहेगा, एक पर्टिकुलर रेंज रहेगा। हमने इंटरमॉलिक्यूलर रेंज के बारे में हमने डिस्कस किया था। ओके, तो इस पॉइंट से, इस लेयर से इस लेयर तक हम बोलते हैं सरफेस लेयर फिल्म बोलते हैं, सरफेस फिल्म बोलते हैं। ओके, तो इसका भी एक ये रहेगा, मॉलिक्यूल का रहेगा। तो ये मॉलिक्यूल और इधर से इधर तक इस डिस्टेंस को, इस फिल्म को, इस लेयर को हम क्या बोलते हैं, इस लेयर इज वेरी वेरी स्मॉल बिकॉज सर अगर आप देखते हो ये डिस्टेंस 10⁻⁻⁹ मीटर रहता है। ओके, इट्स वेरी 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 स्मॉल। हमने दिखाने के लिए इतना बड़ा दिखा रहे हैं, लेकिन ये फिल्म क्या रहता है, एक लेयर, वाटर का एक लेयर। ओके, तो वो लेयर इक्वल टू क्या रहता है, देखो द सरफेस लेयर ऑफ ए लिक्विड विथ थिकनेस इक्वल टू द रेंज ऑफ द इंटरमोलिकुलर फोर्स। थिकनेस, इसका थिकनेस, इस लेयर का थिकनेस कितना रहता है, इक्वल टू रेंज ऑफ द इंटरमोलिकुलर फोर्स। इंटरमोलिकुलर फोर्स का रेंज कितना है, 10⁻⁹ मीटर। ओके, तो इतना रेंज है उसका। तो उस रेंज से उस लेयर को हम क्या बोलते हैं, सरफेस फिल्म बोलते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड। सरफेस फिल्म मतलब, इसको मैं इरेज करता हूं। देखो इधर हम कंसीडर किए एक लिक्विड, सॉरी एक मॉलिक्यूल ए करके, तो इसका रेंज किधर तक है, इधर तक है, इसका रेंज इधर तक है। तो ये रेंज से, इस सेंटर से आपने एक लाइन ड्रॉ किया और इस रेंज तक आपने एक लाइन ड्रॉ किया, तो इस थिकनेस को, इस लेयर को हम क्या बोलते हैं, सरफेस फिल्म बोलते हैं। ये सरफेस फिल्म हमने दिखाने के लिए बड़ा दिखाया है, लेकिन ये लेयर, एक लेयर, वाटर का एक लेयर इमेजिन करो, इस वेरी 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 स्मॉल। ओके, तो उस इक्वल टू कितना रहता है, रेंज ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स जैसा उतना रहता है। ओके, तो इस लेयर को हम क्या बोलते हैं, सरफेस फिल्म बोलते हैं। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करने वाले वो है फ्री सरफेस ऑफ ए लिक्विड करके। फ्री सरफेस ऑफ ए लिक्विड करके, ये फ्री सरफेस ऑफ ए लिक्विड होता क्या है, प्लीज अंडरस्टैंड करना है इसको। ओके, तो इसके बारे में इधर दिए है, इट इज द सरफेस ऑफ ए फ्लूइड विच डज नॉट एक्सपीरियंस एनी शियर स्ट्रेस। आपको रिमेंबर करना है ओनली, ये फ्री सरफेस होता क्या है, उसके ऊपर शियर स्ट्रेस नहीं लगता, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, फ्री सरफेस ऑफ ए लिक्विड बोलते हैं। ये प्रैक्टिकल आपको अंडरस्टैंड करना है, तो फ्री सरफेस मतलब यही है। समझो ये वाटर है, ये वाटर है। ओके, इसके ऊपर का लेयर, इस लेयर को हम क्या बोलेंगे, फ्री सरफेस ऑफ ए लिक्विड बोलेंगे। ओके, बिकॉज इधर एयर रहता है और इधर वाटर रहता है, तो इन दोनों के बीच में जो लेयर बनता है, उसी लेयर को हम क्या बोलते हैं, फ्री सरफेस ऑफ ए लिक्विड बोलते हैं। और एक एग्जांपल देखो, हाँ वही दिए इधर एग्जांपल। फॉर एग्जांपल द इंटरफेस बिटवीन, इंटरफेस मतलब दोनों के बीच का लेयर। ओके, इंटरफेस बिटवीन लिक्विड वाटर और एयर के बीच का जो लेयर रहता है, उसी लेयर को हम बोलते हैं फ्री सरफेस ऑफ ए लिक्विड। और एक एग्जांपल देख सकते हो आप, समझो इधर ऑयल है, इधर ये ऑयल है समझो। ओके, और ये वाटर है, ये वाटर है, इन दोनों के बीच में भी एक लेयर जनरेट होगा, उसी लेयर को हम क्या बोलते हैं, फ्री सरफेस ऑफ ए लिक्विड बोलते हैं। तो उसके ऊपर शियर स्ट्रेस क्या नहीं लगता, शियर स्ट्रेस नहीं लगता, डज नॉट एक्सपीरियंस एनी शियर स्ट्रेस। एग्जांपल आपको प्रैक्टिकली आपको अंडरस्टैंड हुआ। आपको अगर डेफिनेशन लिखना है तो ये डेफिनेशन लिखना है, एनी शियर स्ट्रेस उसके ऊपर अप्लाई नहीं होता, तो उसी को हम बोलते हैं फ्री सरफेस ऑफ ए लिक्विड बोलते हैं। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड फ्री सरफेस ऑफ ए लिक्विड मतलब क्या। तो इसको मैं इरेज करता हूं। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे वो है सरफेस टेंशन ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर थ्योरी। तो सरफेस टेंशन ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर थ्योरी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके,
तो लास्ट कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू दिस कॉन्सेप्ट, दैट इज द सरफेस टेंशन ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर थ्योरी। अब हम डिस्कस करेंगे ये सरफेस टेंशन का मेन कॉन्सेप्ट। देखो आपको मालूम है, हमने ये फिगर ऑलरेडी देखा था, ओके, लेयर सरफेस फिल्म अंडरस्टैंड करते वक्त, ओके। तो ये है सरफेस फिल्म, ओके। तो ये डिस्टेंस, इस थिकनेस को हम क्या बोलते हैं, सरफेस फिल्म बोलते हैं, ओके। तो एक्स वाई इज द वन लेयर है और एक्स डैश वाई डैश इज द अनदर लेयर। इन दोनों के बीच का थिकनेस को ये हम क्या बोलते हैं, सरफेस फिल्म बोलते हैं। लेकिन अगर आपको सरफेस टेंशन अंडरस्टैंड करना है तो पॉइंट आपको रिमेंबर करना है, इसको इरेज करता हूं मैं। 3 मॉलिक्यूल्स आपको कंसीडर करने हैं। एक तो फर्स्ट मॉलिक्यूल ए मॉलिक्यूल, सेकेंड इज द बी मॉलिक्यूल। बी मॉलिक्यूल का स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, ये स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस टोटली वाटर में, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस मतलब क्या है, उधर तक, उस स्फीयर तक उसका, इस मॉलिक्यूल का अट्रैक्टिंग फोर्स रहता है, ओके। तो उसको हम बोलते हैं स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। इसके बारे में हमने प्रीवियस कॉन्सेप्ट में डिस्कस किया था। बी पॉइंट ऐसे आपको सेलेक्ट करना है, उसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस थोड़ा एयर में होना चाहिए और बाकी ज्यादा से ज्यादा लिक्विड में होना चाहिए। और सी पॉइंट आपको ऐसे सेलेक्ट करना है, सी मॉलिक्यूल, नॉट पॉइंट, सी मॉलिक्यूल आपको ऐसे सेलेक्ट करना है, उसका हाफ स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस लिक्विड में होना चाहिए और हाफ किस में होना चाहिए, एयर में होना चाहिए, ओके। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, ओके। तो 1 by 1 इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखो ए पॉइंट के ऊपर अगर आप देखते हो, ए पॉइंट के ऊपर इसके साइड में सभी मॉलिक्यूल्स रहेंगे इसके साइड पे, ओके। तो ये चारों तरफ से सेम फोर्स से अट्रैक्ट करेगा, ओके। तो इस मॉलिक्यूल को हम क्या बोलेंगे, कोहेसिव फोर्स बोलेंगे। क्यों? क्योंकि ये भी वाटर का मॉलिक्यूल है और ये भी वाटर का मॉलिक्यूल है। तो इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्टिंग फोर्स रहता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, कोहेसिव फोर्स बोलते हैं। तो ये कोहेसिव फोर्स कांस्टेंट रहेगा, सभी और क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो इसके ऊपर जो मॉलिक्यूल ए के ऊपर जो फोर्स लग रहा है, कोहेसिव फोर्स लग रहा है, नेट कोहेसिव फोर्स क्या रहेगा, नेट कोहेसिव फोर्स रहेगा कांस्टेंट, नेट कोहेसिव फोर्स रहेगा 0, सॉरी नॉट कांस्टेंट, 0 रहेगा, ओके, 0 रहेगा। इसीलिए ये मॉलिक्यूल इधर भी मूव नहीं करेगा और इधर भी नहीं मूव करेगा, ओके। तो ये पॉइंट आपको रिमेंबर हो गया। सेकेंड पॉइंट देखो, सेकेंड बी पॉइंट के ऊपर नीचे के जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं, ये मॉलिक्यूल्स वो ज्यादा स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में, तो इसके वजह से ये बी के ऊपर जो फोर्स लग रहा है, तो नेट कोहेसिव फोर्स जो रहता है, इधर भी फोर्स लग रहा है, इधर भी मॉलिक्यूल्स रहेंगे, एयर मॉलिक्यूल्स रहेंगे, लेकिन ये एयर मॉलिक्यूल्स क्या है, वीक है। तो ये इतने ज्यादा फोर्स नहीं डालेंगे, इसके ऊपर ज्यादा फोर्स नहीं डाल सकते। लेकिन ये वाटर मॉलिक्यूल जो रहते हैं वो ज्यादा फोर्स अट्रैक्ट करेंगे, ओके। इसके वजह से जो नेट कोहेसिव फोर्स है वो क्या रहता है, नेट कोहेसिव फोर्स, इन दोनों के बीच में नेट कोहेसिव फोर्स रहेगा। लेकिन इधर जो मॉलिक्यूल रहते हैं, एयर मॉलिक्यूल, उनके बीच में एडेजिव फोर्स रहेगा, नेट एडेजिव फोर्स रहेगा, ओके। तो ये मॉलिक्यूल वाटर का है और ये मॉलिक्यूल एयर का है, तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स रहता है वो एडेजिव फोर्स रहता है। लेकिन इसमें ज्यादा कोहेसिव फोर्स लगेगा, क्यों? क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल स्ट्रांग है, तो वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे, ओके। तो इसको हम बोलते हैं नेट कोहेसिव फोर्स। ये किधर रहेगा, डाउनवर्ड रहेगा, ये आपको रिमेंबर करना है, डाउनवर्ड रहेगा। बिकॉज ये डाउनवर्ड क्यों रहेगा, क्योंकि ये वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं, ज्यादा मॉलिक्यूल्स हैं तो ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे और इस बी मॉलिक्यूल को क्या करेंगे, ज्यादा खींचेंगे, नीचे खींचेंगे, ओके। ये हो गया सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट देखो, हमने क्या कंसीडर किया, लेयर के ऊपर लिए, लेयर के ऊपर थर्ड मॉलिक्यूल लिए, दैट इज द सी मॉलिक्यूल हमने लेयर के ऊपर लिए, सरफेस लेयर के ऊपर, ओके। इसके अंदर जो इंफ्लुएंस का है, दैट इज द स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, हाफ स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस एयर में है और हाफ स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस किसमें है, वाटर में। तो इस टाइप ऑफ मॉलिक्यूल क्या करेंगे, देखो अगर समझो इधर एक ऐसे थ्रेड है, समझो ऐसे थ्रेड है, आपने बंधे हुए, थ्रेड को बंधे हुए, प्रैक्टिकल अंडरस्टैंड करो, ये थ्रेड है, सॉरी ये थ्रेड है ऐसे, और इसके अंदर आप क्या कर रहे हो, इधर मॉलिक्यूल थोड़ा थोड़ा फोर्स एक्ट कर रहे हो, ऐसे
अंडरस्टैंडिंग हो रहा है? इस पॉइंट के ऊपर प्रैक्टिकली अंडरस्टैंड करो। ये ऐसे थ्रेड बंधा हुआ है, ये ऐसे थ्रेड बंधा हुआ है, ऐसे थ्रेड बंधा हुआ है, और इसके ऊपर सम मॉलिक्यूल्स है, इधर इधर सभी और क्या है, इधर 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 मॉलिक्यूल्स है। तो आप उन मॉलिक्यूल्स को थोड़ा थोड़ा फोर्स डाल रहे हो, नीचे फोर्स डाल रहे हो, तो वो क्या करेगा, उधर स्ट्रेच डेवलप होगा ना, उधर स्ट्रेच डेवलप होगा, उस थ्रेड के अंदर वो स्ट्रेच डेवलप होगा। ओके, तो वही इधर हो रहा है। देखो ये मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल इधर 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 क्या कर रहा है, ये अट्रैक्ट कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स है, ये वाटर मॉलिक्यूल्स है, कोई जो फोर्स लग रहा है उसके ऊपर। ओके, तो इधर भी मॉलिक्यूल रहेगा, इधर भी रहेगा, इधर भी रहेगा, इधर भी सभी और मॉलिक्यूल्स रहेंगे। तो सभी और मॉलिक्यूल्स के ऊपर एक कोहेसिव फोर्स नीचे एक्ट कर रहा है। ओके, उसके वजह से इस फिल्म के ऊपर, इस लेयर के ऊपर एक स्ट्रेच डेवलप हो रहा है, एक स्ट्रेच डेवलप हो रहा है, एक स्ट्रेचिंग डेवलप हो रही है। ओके, तो उसी स्ट्रेचिंग को हम क्या बोलते हैं, सरफेस टेंशन बोलते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड। ओके, तो ये इधर भी ऊपर भी फोर्स लग रहा है एयर के वजह से, इस मॉलिक्यूल के ऊपर भी फोर्स लग रहा है एयर के वजह से, लेकिन वो बहुत स्मॉल है, बहुत वीक है कंपेयर टू लिक्विड मॉलिक्यूल्स। ओके, तो ये सभी मॉलिक्यूल्स अंडर स्ट्रेच में, सभी मॉलिक्यूल्स अंडर स्ट्रेच में। तो उसी स्ट्रेच के वजह से ऊपर का जो लेयर रहता है, वाटर का ऊपर का जो लेयर रहता है, वो ऑलवेज स्ट्रेचिंग में रहता है, ऑलवेज स्ट्रेचिंग में, ऐसे स्ट्रेचिंग में रहता है। तो उसी स्ट्रेचिंग को हम क्या बोलते हैं, सरफेस टेंशन बोलते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड सरफेस टेंशन मतलब। इसका डेफिनेशन क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, उसका डेफिनेशन हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। लेकिन अप टू दिस आपको मालूम होगा प्रैक्टिकल क्यों ये सरफेस टेंशन आता है, क्योंकि ये कोहेसिव फोर्स के वजह से, ये कोहेसिव फोर्स इधर एक्ट करता है, उसके वजह से वो सरफेस टेंशन आता है। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड। ये थे कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू सरफेस टेंशन। ओके, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू। तो नेक्स्ट वीडियोज में फिर से हम सरफेस टेंशन के डेफिनेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके पैरामीटर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू।